जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हमने क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए, द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उस क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत भगत सिंह के बारे में पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा, सचिंद्र सन्याल के बारे में पढ़ा। और उस क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जितने भी सारी क्रांतिकारी संगठन बनाई गई थी, उस संगठन के बारे में भी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो इससे पहले वाली क्लास आप जाकर के देखिए, तब जो है ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। ऐसे इतिहास को आप जहां से मन करे, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहीं से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक जब आप क्रमबद्ध तरीके से जब आप क्लास को करते आएंगे तब जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आइए आज की क्लास में हम लोग साइमन कमीशन को पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1922 से लेकर के 1930, 1922 से लेकर के 1930 गांधी युग के दौरान हमने गांधी युग में महात्मा गांधी के बारे में असहयोग आंदोलन के स्थगित पे जाकर के क्लास छोड़ा था। और वहां पर स्टॉप करके हमने आपको बीच में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ाया, प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन। अगर आप वो क्लास किए होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो आपको अवश्य याद होगा कि महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को आगाज किया, शुरू किया। और 1922 में चौरी चौरा नामक जगह पर हिंसक घटनाएं हो जाने के वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो पूरे देश में एक व्यापक सा रोष छा गया, देश में उदासी छा गई एकदम से। मतलब सब कुछ सुना सुना लगने लगा। इतना बड़ा आंदोलन इतना बड़ा व्यापक रूप धारण कर रहा था। अंग्रेज की सत्ता हिलने लगी थी, अंग्रेज घबराने लगा था। और महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किए, वापस किए, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कह करके महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही कहा था। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अगर आंदोलन अपने चरम सीमा पर हो और उस समय अगर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए तो ये फैसला किसी देशद्रोह से कम नहीं है। मतलब सुभाष चंद्र बोस का इशारा महात्मा गांधी को देशद्रोह की तरफ मतलब इशारा करना था। कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का विरोध करते थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन वो भी स्वराज चाहते थे, ये भी स्वराज चाहते थे। दोनों का रास्ता एक था, मत भले ही अलग अलग हो। इसमें मोतीलाल नेहरू ने यह कह करके विरोध किया था कि अगर गलती दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा हुई हो, अगर उसकी सजा कन्याकुमारी के लोगों को मिले तो ये कहीं से उचित नहीं है। तो फिर से हम आते हैं इस बिंदु पे कि महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया, उसके बाद महात्मा गांधी जेल में बंद रहे। उसके बाद द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन चालू हुए, क्रांतिकारियों का उदय हुआ, उस चीज को हम लोग पढ़ लिए हैं। और आइए 1922 से लेकर के 1930 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 1922 से लेकर के 1930 के बीच कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, उसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। आज के बारे में आज की क्लास में हम लोग और भी कई सारे घटनाएं घटित हुई है, उसको हम लोग इस समय के दौरान पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी के बीच में आता है दोस्तों आपका 1928, और 1928 में आया था साइमन कमीशन। अब समझिए कि ये साइमन कमीशन क्या था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और ये साइमन कमीशन क्या था, तो इसको समझिए आप कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम जब 1919 बन करके आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 जब भारत में लागू हुआ था, उसी समय यह प्रावधान कर दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। और वो आयोग इस बात का मतलब मुहैया करेगी, इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि ये आयोग जो है, मतलब ये जो अधिनियम है
और इसमें जो प्रावधान है ये अपना सही तरीका से ये अधिनियम मतलब शासन प्रशासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भारत शासन अधिनियम जब 1919 को लागू किया गया तो वही भारत शासन अधिनियम 1919 के जांच पड़ताल करने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में शासन प्रशासन चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं चलाए जा रहे हैं, इसी चीज की जांच करने के लिए जो है 1929 में साइमन कमीशन आयोग का गठन होना था। साइमन कमीशन का गठन 1929 में होना था, क्योंकि 1919 में आप 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 1919 हो जाएगा। 1919 में 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 1929 हो जाएगा। 1929 में साइमन कमीशन आयोग का गठन होना था, लेकिन इंग्लैंड में, ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल के वजह से 1929 के जगह 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया। और साइमन कमीशन का मकसद था भारत में आकर के भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच पड़ताल करना कि भारत में शासन प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत चलाया जा रहा है अथवा नहीं चलाया जा रहा है। साइमन कमीशन भारत में आकर के भावी संविधान मतलब जो संविधान का निर्माण होने वाला था हमारे देश में, जो भावी संविधान का निर्माण होने वाला था, उस संविधान निर्माण होने वाले संविधान की ये एक व्यापक सूची भी तैयार करता। तो ये जब साइमन कमीशन का जो गठन हुआ इंग्लैंड में, इसको हम देखेंगे तो साइमन कमीशन का गठन साथियों लंदन में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 8 नवंबर 1927 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। और किसकी अध्यक्षता में? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन सर जॉन साइमन के साथ साथ इस आयोग में 6 और व्यक्ति थे, 6 और सदस्य थे। कुल मिलाकर के साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक तो सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन के अलावा कैडेगन, दूसरे सदस्य की बात करें तो कैडेगन, सर जॉन साइमन, कैडेगन, उसके बाद लैंडफैक्स, ये सब लंदन मतलब अंग्रेज अधिकारी है, ब्रिटिश है, अंग्रेज है। लैंडफैक्स, सर जॉन साइमन, कैडेगन, लैंडफैक्स, बाथम कितना हुआ? 4 हो गया। बाथम के बाद बर्नोन हार्टसोन 5 हो गया। उसके बाद स्ट्रेथकोना, और उसके बाद एक सदस्य था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली, वही क्लीमेंट एटली जो आगे चल करके लंदन का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली आगे चलकर का लंदन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। और जबकि 1927 में जो साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था तो क्लीमेंट एटली सदस्य के तौर पर कहाँ आया था? भारत आया था। तो ये 7 सदस्य का नाम आप याद रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन आप सर जॉन साइमन को नाम मतलब इनके नाम से ही तो साइमन कमीशन है। इनकी अध्यक्षता में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसीलिए इनके नाम से ही उस आयोग का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। क्लीमेंट एटली उस आयोग के सदस्य हुआ करते थे, ठीक। और ये 7 सदस्य हैं जिसको हमने आपको बताया। और जब साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ तो इरविन ने सुझाव दिया 8 नवंबर 1927 को जब साइमन कमीशन का गठन हुआ, उस समय भारत में वायसराय हुआ करता था इरविन। वायसराय कौन हुआ करता था भारत में? वायसराय हुआ करता था इरविन था। और इरविन ने सुझाव दिया साइमन आयोग के सदस्यों को, यानी कि सर जॉन साइमन को सुझाव दिया कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य होंगे वो केवल अंग्रेज ही होंगे। मतलब सीधे तौर पर समझे तो साइमन कमीशन आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाए। इरविन का कहना था कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। इरविन के कहने पर ही सर जॉन साइमन ने इरविन के कहने पर ही साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया।
जब एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया तो भारत में उसका विरोध होने लगा, भारत में विरोध किया जाने लगा आगे चल करके। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1928 से पहले 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि साइमन कमीशन जब भारत आएगा तो भारत में व्यापक तौर पर कांग्रेस के नेता लोग मतलब कांग्रेसी लोग जो है साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध का कारण क्या था कि साइमन कमीशन भारत में आकर के भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच पड़ताल करता, यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था को जांच पड़ताल करता। वही साइमन कमीशन भारत में निर्माण होने वाले भावी संविधान की नींव रखता। भावी संविधान जो निर्माण मतलब आगे चल करके देश में संविधान का निर्माण होता, उसकी रूपरेखा तैयार करना था साइमन कमीशन को। और उसमें भारतीय ही शामिल नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य ही शामिल नहीं था, जिस संविधान के तहत यहाँ के भारतीय शासन प्रशासन चलाते। और उस संविधान का प्रारूप यानी कि रूपरेखा साइमन कमीशन के द्वारा ही तैयार किया जाना था और उसमें जो है एक को भारतीय शामिल था ही नहीं, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसी वजह से 1927 के कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि साइमन कमीशन जब भारत में आएगा तो जो है साइमन गो बैक का नारा लगाया जाएगा और जो है साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। तो 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ, 8 नवंबर 1927 को लंदन में गठन हुआ, ठीक। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा तो 3 फरवरी 1928। तो ये दोनों डेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साइमन कमीशन आयोग की गठन की बात करें, लंदन में गठन कब हुआ था साइमन कमीशन की, तो 8 नवंबर 1927 आपको याद रखना है। और वहीं साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था तो 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन कहां होता है, भारत होता है, यानी कि मुंबई होता है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी अंग्रेज आता था वही गेटवे ऑफ इंडिया के तहत भारत में प्रवेश करता था, समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक। तो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन का आगमन भारत होता है तो साइमन कमीशन का विरोध पुरजोर तरीके से होता है। और सबसे ज्यादा विरोध जो होता है साइमन कमीशन का विरोध सबसे ज्यादा लाहौर में होता है, लाहौर में। और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, गो बैक। तो लाला लाजपत राय की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई चालू किया, मतलब लाठीचार्ज चालू किया। और सॉन्डर्स ने, अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स ने सिपाहियों को आदेश दिया कि लाठीचार्ज कर दिया जाए। और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे गहरी चोट लगती है और उसके बाद जाकर के लाला लाजपत राय का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। निधन से पहले लाला लाजपत राय का एक कथन है, लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सर पे लाठी से किया गया एक एक वार अंग्रेजी सरकार के, ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। तो आप इस कथन को भी याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय को जब लाठी से वार किया गया, उनके सर पे गहरी चोट लगी। उसके बाद लाला लाजपत राय कहे थे कि मेरे सर पे अंग्रेजों के द्वारा किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। यह लाला लाजपत राय का कथन था। अब लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश तो कौन दिया था, सॉन्डर्स दिया था। लाला लाजपत राय को आदर्श अपना भगत सिंह मानते थे। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो हमने क्रांतिकारी आंदोलन में भी पढ़ाया था कि भगत सिंह को जो है दिल पे आघात पहुंचा और भगत सिंह इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ISRA, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। तो जब लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है तो भगत सिंह क्या करते हैं, सॉन्डर्स की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद सॉन्डर्स को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जब सॉन्डर्स को गोली मार करके हत्या कर देते हैं, इसी घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। सॉन्डर्स की हत्या को ही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा भगत सिंह के ऊपर चलता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। ये भी बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सब बातें थी जिसको हमने आपको विस्तार से समझाया।
आइए इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का तो विरोध हो ही रहा था, लाला लाजपत राय के ऊपर क्या हुआ, हमला हुआ, ठीक। तो साइमन कमीशन का साथियों विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन का जब पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, साइमन कमीशन का क्या कर दिया गया, विरोध किया गया। उस समय भारत के राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव के पद पे हुआ करते थे बर्केनहेड। कौन हुआ करते थे, बर्केनहेड, बर्केनहेड। ये भारत के कौन पद पे थे, तो राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव, ठीक। बर्केनहेड भारत राज्य सचिव थे। जब साइमन कमीशन का विरोध होने लगा तो बर्केनहेड ने यह प्रस्ताव रखा, बर्केनहेड ने कहा, वो जिस काम के लिए भारतीयों से कहा, कांग्रेसियों से कहा कि जिस काम के लिए आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, साइमन कमीशन को हम मना कर देते हैं, साइमन कमीशन अपना काम नहीं करेगी, और वो काम को, जिस काम के लिए साइमन कमीशन आयोग का आगमन भारत हुआ है, वो काम आप खुद कर लीजिए। जब बर्केनहेड ने यह प्रस्ताव रखा कि साइमन कमीशन अपना काम नहीं करेगी, वो काम को भारतीय अपना खुद कर ले, तो इस बात को, बर्केनहेड के इस प्रस्ताव को, बर्केनहेड के इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेता ने अपना लिया। मतलब कांग्रेसियों ने बर्केनहेड के प्रस्ताव को अपना लिया कि ठीक है, इस चीज का जो है प्रारूप, रूपरेखा जो है हम खुद तैयार करेंगे। और उसके बाद जब कांग्रेस ने बर्केनहेड के प्रस्ताव को अपना लिया तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू आयोग का गठन किया जाता है, नेहरू आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है, नेहरू आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। और इस नेहरू आयोग में 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। तो आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेहरू आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आप मतलब छात्र जो है गलती कर देता है, आप लोग गलती कर देते हैं। नेहरू आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, और ऑप्शन 1 पर ही रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस चीज को आप नहीं जानेंगे तो वहां पर जो आप गलती करके आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देंगे, जबकि इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है नेहरू आयोग का गठन किया जाता है। इसमें जो है टोटल 9 सदस्य शामिल थे, और नेहरू आयोग ने अपना नेहरू रिपोर्ट सौंपा, नेहरू रिपोर्ट सौंपा। नेहरू रिपोर्ट, जब नेहरू आयोग ने नेहरू रिपोर्ट को सौंपा तो नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता सहमत नहीं हुए। मतलब सीधे तौर पे कह दीजिए तो जो नेहरू आयोग के द्वारा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू आयोग बनाया गया, और नेहरू आयोग के रिपोर्ट के द्वारा, मतलब नेहरू आयोग के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया, इसने अपना प्रस्ताव पारित किया नेहरू रिपोर्ट ने, तो इसमें नेहरू रिपोर्ट का समर्थन मुस्लिम लीग ने नहीं किया और कांग्रेस ने भी नहीं किया, कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी नहीं किया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया, मतलब नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज के जगह पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स। और सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिले, भारत को जो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं चाहिए, बल्कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा चाहिए, पूर्ण स्वराज का दर्जा चाहिए। अब यहां पर आया डोमिनियन स्टेट्स। तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह होता है कि अंग्रेज जो भारत में शासन प्रशासन चला रहा था, वो शासन प्रशासन जो है अंग्रेज भारतीयों को सौंप दे और अंग्रेज भारत में बना रहे मतलब अंग्रेज भारत में बना रहे, वो अपना बिजनेस व्यापार करते रहे, भारत में बना रहे, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, लेकिन शासन प्रशासन की व्यवस्था भारतीयों को सौंप दे। ये था डोमिनियन स्टेट्स, मतलब ये पूर्ण स्वराज नहीं था। और वहीं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि नहीं, हमें चाहिए तो भारत को पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब अंग्रेज भारत को सत्ता तो सौंपे ही सौंपे, शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था सौंपे ही सौंपे, और उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ करके बुरिया बिस्तर समेट करके जहां से आया है वहां अपना लंदन चला जाए। ये था पूर्ण स्वराज का मतलब, ठीक। तो और कहा जाता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों जो है उस समय बहुत करीबी थे। सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू उस समय बहुत करीबी थे। करीबी इस वजह से थे कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगन किया था, वापस लिया था, रोक दिया था, तो महात्मा गांधी की आलोचना मोतीलाल नेहरू ने भी किया था और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था।
तब से जाकर के दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगी, नजदीकियां बढ़ने लगी और सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के बीच काफी नजदीकी थी और सुभाष चंद्र बोस का मोतीलाल नेहरू के घर आना जाना लगा रहता था। और इस वजह से मोतीलाल नेहरू के नजदीकी के वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे, मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच काफी क्या थी, नजदीकियां थी, काफी नजदीकियां थी। और ये थे युवा, उस समय युवा थे और इसी वजह से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू प्रस्ताव को क्या किया, विरोध किया, नेहरू प्रस्ताव का विरोध किया। जब नेहरू प्रस्ताव का विरोध हुआ, नेहरू प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग भी अपना सहमति नहीं बना पाया, कांग्रेस के नेता भी सहमति सब न हो पाए। जब सहमति नहीं बन पाई तो फिर बर्किनहेड ने कहा कि आप लोग में खुद जब एकता नहीं है तो फिर यह प्रस्ताव कैसे पारित होगा, फिर जो है ये भावी संविधान का जो निर्माण होने वाला है उसका रूपरेखा कैसे तैयार करेगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच पड़ताल कैसे होगी, आप लोग खुद एक नहीं है, आप लोगों में खुद जो है एकता नहीं है। और फिर जाकर के बर्किनहेड ने साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों को काम करने की इजाजत दी। तब जाकर के साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों ने काम को अंजाम दिया, काम किया, रूपरेखा तैयार हुआ और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 31 में हुआ और 32 में हुआ और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और उसके बाद 1935 में जाकर के साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर के तैयार हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1935 का एक बहुत बड़ा योगदान है संविधान के निर्माण में। भारत के संविधान की बात करें तो उसमें बहुत सारी जो अनुच्छेद है, बहुत सारी जो बातें हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे उठा करके रख दी गई है संविधान में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो तैयार हुआ, ये साइमन कमीशन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट की सिफारिश की गई, जो रिपोर्ट ये सौंपा, उसी के रिपोर्ट पर साइमन कमीशन के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही भारत शासन अधिनियम 1935 को तैयार किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत सारा भाग जो है भारत के संविधान में क्या है, सीधे तौर पर लिखा गया है। ठीक, तो ये सब बात था जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और नेहरू आयोग के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था और नेहरू रिपोर्ट का विरोध मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने भी किया था, और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखा। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए जिन्ना ने कितनी सूत्री मांग रखा था, अंग्रेजों से 14 सूत्री मांगे रखा था। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे, जिन्ना 14 सूत्री मांग रखा था। तो ये था दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में, हमने आपको समझा दिया विस्तार से। आइए इससे आगे पढ़िए। अब एक घटना है 1928 में घटित हुई है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह को देखिए। बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई थी 1928 में। ये क्या था, तो ये था कि 1928 में क्या हुआ, बारदोली के किसानों के साथ, ये जो घटना है किसान से संबंधित है। बारदोली के किसानों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, बारदोली के किसान के साथ अंग्रेजों ने टैक्स को, यानी कि कर को, यानी कि जो किसान अंग्रेजों को कर देते थे, टैक्स देते थे, रैयत देते थे, ठीक है, तो इनके द्वारा, किसानों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था अंग्रेजों को, बारदोली में पहले कम था, मतलब बहुत ही निम्न राशि थी, बहुत कम था टैक्स की दर। लेकिन अंग्रेजों ने एकाएक बारदोली में टैक्स को बढ़ा दिया और किसानों से जो है जबरदस्ती टैक्स वसूलना चालू कर दिया बारदोली में। तो बारदोली का जो ये बारदोली सत्याग्रह का जो कहानी है किसानों से संबंधित है और किसानों का कर अंग्रेजों के द्वारा बढ़ा दिया गया था और बढ़ी हुई मात्रा के अनुसार जो ही है अंग्रेज वहां से किसानों से जो है कर की वसूली करते थे। तो 1928 तक जो है महात्मा गांधी बहुत प्रचलित हो जाते हैं। महात्मा गांधी का जो है नाम हो चुका होता है 1928 तक, क्योंकि असहयोग आंदोलन चालू किए थे और असहयोग आंदोलन का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ा था, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव देखने को मिला था।
तो बारदोली के लोगों ने महात्मा गांधी को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, लेकिन महात्मा गांधी किसी कार्य में व्यस्त थे और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा। किसको भेजा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब वल्लभ भाई पटेल को भेजा। तो वल्लभ भाई पटेल थोड़ा सख्त व्यक्ति थे, सख्त पुरुष थे। वल्लभ भाई पटेल बारदोली जाते हैं और वहां पर जो है बारदोली सत्याग्रह को अंजाम देते हैं, बारदोली सत्याग्रह चालू करते हैं। और सरदार पटेल के प्रभाव से ये इतने सख्त व्यक्ति थे कि जाकर के तुरंत अपना कार्रवाई करना चालू करते हैं बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत। तो सरदार पटेल के कार्रवाई को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने यह फैसला लिया कि चलिए बारदोली में जो है कर को बढ़ाया गया है, जो जैसे पहले था वैसे ही राहत दिया जाए, और बारदोली के अंतर्गत जो किसानों का जो कर बढ़ गया था उस कर को अंग्रेजों ने पुनः कम कर दिया, पुनः कम कर दिया। बारदोली सत्याग्रह ज्यादा दिन चला नहीं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये सफल सत्याग्रह था। ठीक, तो आप इतना याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। इस सत्याग्रह को सरदार पटेल के द्वारा जो है किया गया था, और ये किसानों के कर बढ़ जाने से, मतलब लगान, किसानों के द्वारा जो लगान दिया जाता था, लगान की मात्रा, लगान का जो एक दर था, लगान की दर को अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था। तो सरदार पटेल का ये नेतृत्व सफल रहता है वहां जो है बारदोली सत्याग्रह के तहत। जब अंग्रेज कर की लगान को, यानी कि लगान की दर को पुनः जब कम कर देता है तो बारदोली सत्याग्रह को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी से अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके ये कहा कि आप सरदार पटेल को, मतलब पहले इनका सरदार उपाधि नहीं हुआ करता था, सीधे वल्लभ भाई पटेल थे ये। तो बारदोली की महिलाएं ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की, अनुनय विनय की कि आप पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दीजिए, सरदार की उपाधि दे दीजिए। तो बारदोली की महिलाओं के अनुनय विनय के कारण, रिक्वेस्ट करने के वजह से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी, और तब से जाकर के वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगे। तो साथियों ये था बारदोली सत्याग्रह, इसके बारे में तो ज्यादा था नहीं। ठीक, तो याद रखेंगे सरदार की उपाधि। तो आज की क्लास में हमने आपको साइमन कमीशन के बारे में समझाया, साइमन कमीशन के बारे में समझाया, साइमन कमीशन से संबंधित तथ्य थे उस सब तथ्य के बारे में बताया, बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताया। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, 27, 28, 29 मिनट हो गया है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है, इसी में आगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करेंगे तो फिर यहाँ से आधा घंटा का क्लास हो जाएगा, आधा घंटा 35 मिनट का क्लास होगा, तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे, दांडी मार्च को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर ये बात आपको अवश्य समझ में आई होगी जो हमने आपको बताया। अगर मेरा क्लास दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है। हमें आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कौन करेगा? छात्र करेंगे। हम भी एक छात्र हैं, आप भी एक छात्र हैं। और ये तो कोई मनोरंजन का मंच है नहीं कि हम आकर के यहाँ नाचना चालू कर दे, गाना गाना चालू कर दे, आप लोगों को मनोरंजन कराएं। ये थिएटर मंच तो नहीं है, ये एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही बातें होगी। ठीक है, और जो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड वो बातें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की फैक्ट है, फैक्ट ओरिएंटेड बातें होगी। सब्जेक्ट में तो बहुत कुछ है, सिलेबस में तो बहुत कुछ है। अगर कहानी ही सुनाना चालू करे तो उतना कहानी किसको नहीं सुनाने आता है। जोर नार करके कुछ अपने से भी बना करके कहानी सुनाना चाहे तो 40-45 मिनट के क्लास में 20 मिनट तो कहानी ही सुनाने में चला जाएगा। तो उसी फैक्ट को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। आप देखते होंगे मेरा एक एक क्लास जाकर के देखिए, एक किसी भी टॉपिक से संबंधित आप क्लास कीजिएगा तो वहां आपको फैक्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, फैक्ट ज्यादा मिलेगा। फैक्ट आधारित हम क्लास लेने का कोशिश करते हैं कि कहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है, कहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट कर सकता है, और कौन कौन बिंदु से जो है यहाँ से प्रश्न उठाए। जैसे कि अभी साइमन कमीशन को ही देखिए ना, साइमन कमीशन का गठन लंदन में कब हुआ, भारत कब पहुंचा, तो वो सब जो डेट है वही तो फैक्ट है। वहीं से तो एग्जामिनर जो है एग्जाम में जो है आपको मतलब क्वेश्चन सेट करके आपको फंसाने का प्रयास करेगा। नेहरू ही प्रस्ताव को देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया। नेहरू आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगर आप इसको नहीं जानते, अगर आप इसको नहीं पढ़ते, अभी जो हमने आपको जानकारी दी, अगर ये जानकारी आपके पास नहीं रहती तो शायद आप एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आता और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू मार करके आते तो गलती हो जाती। तो ये सब बात है साथियों, हमें उम्मीद आपसे ही है, सपोर्ट आप ही कर सकते हैं। यह रंगमंच तो है नहीं
कि मेरा वीडियो सब लोग, सभी वर्ग के लोग देखेंगे, सभी उम्र के लोग देखेंगे और सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सपोर्ट, एक छात्र को छात्र ही सपोर्ट कर सकता है, हम कोई शिक्षक थोड़ी, बिल्कुल नहीं है। हम शिक्षक उच्छक नहीं है, यही मत सोचिए कि हम टीचर है, मास्टर है, शिक्षक है। हम शिक्षक नहीं है, हम भी आप ही लोग के तरह तैयारी करते हैं, हम भी आप ही लोग के तरह तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। जो चीज हमें बेहतर ढंग से, तरीके से समझ में आ जाती है, वही चीज को हम आपके सामने ला करके परोस देते हैं। बस इसमें क्या होता है, मेरा भी फायदा है, इसमें मेरा भी फायदा छुपा हुआ है कि हमें भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाता है, मेरे माइंड में वो कहानी अच्छे तरीके से सेट होती जाती है, हमें भी बहुत सारी बातों का रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है। और क्या है, और इससे हम आपसे मतलब 1-2 रुपया थोड़ी मिल रहा है, कुछ राशि तो मिल नहीं रहा है, कुछ कमाई तो हमको हो नहीं रहा है। तो बस यही सब बात है, इससे हमें भी फायदा है कि हमें भी रिवीजन हो जाता है। जो बात हम पढ़ते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, उसी का एक रिवीजन भी हो जाता है और ये बात आप तक पहुंच भी जाता है। बस यही बात है, हम तो कोई शिक्षक है नहीं। तो ये चैनल को आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं, शायद आप लोग का सहयोग रहा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। कोई भी जीरो से ही शुरुआत करता है, शून्य से ही शिखर तक पहुंचता है, कोई शिखर पर तुरंत थोड़ी पहुंच ही जाता है। एक सीढ़ी को जब आप पार करेंगे तब ना दूसरे सीढ़ी पे पैर रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी आदमी सफल होता है। तो बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग मेरे चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ताकि हमें उम्मीद मिल सके, सहारा मिल सके, सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।